गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एंडीलो क्लासेस में। देखो, एक जो सीरीज अपनों ने बीएनएस की कंप्लीट की है, जिसमें हमने सेक्शन 1 से लेके पूरे 358 तक पढ़ा है। एक सीरीज हमने डिफरेंसेस की कंप्लीट की है कि बीएनएस के कुछ ऐसे ऑफेंसेस जिसमें कुछ डिफरेंस भी पूछे जाते हैं, एक वो सीरीज कंप्लीट की है। और थर्ड सीरीज हमारी ये कंप्लीट हुई है कि बीएनएस में पर्टिकुलर कौन कौन से सेक्शन डायरेक्टली ऐड किए गए हैं, उनके बारे में 2 वीडियोस अपनों ने डिस्कस की है। देखो, ये जो चीज मैंने आपको बताई है बीएनएस की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर वीडियो में बार बार देख लो, बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब कि एग्जाम में हमसे जरूर पूछी जाने वाली है। तो उस दोनों वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, पर्टिकुलर नोट से पहले 2 पेज ऐड कर लो और उसमें वो सारी चीजें लिख लो। आज की जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो एविडेंस एक्ट पे बनाने वाली हूँ। यस, एविडेंस एक्ट के सेक्शन 1 और 2 के बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 3 एंड 4। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बेरेक्ट में क्या लिखा है हम वो भी डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में दोगे कि ये रेस जेस्टे माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो क्या कहता है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 हमें ये चीज क्लियर कर देगा कि आप एविडेंस एक्ट में किस तरीके की एविडेंस दे सकते हो। मतलब कि कोर्ट में अगर कोई मामला जाता है तो दोनों पार्टीज के द्वारा किस तरीके के साक्ष्य पेश किए जा सकते हैं। तो सेक्शन 3 हमें कहता है विवादक तथ्य। देखो, विवादक तथ्य का मतलब होता है कि ऐसे तथ्य जिनके बीच में विवाद होता है। विवाद किस चीज को लेके हो सकता है? अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के बारे में हो सकता है। राइट्स, लायबिलिटीज एंड डिसेबिलिटीज के बारे में हो सकता है। किस चीज को लेके विवाद हो सकता है? कि क्या इनका अस्तित्व है, क्या इनका वजूद है या इनका अस्तित्व नहीं है। इनके एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में आप क्या दे सकते हो? एविडेंस दे सकते हो। ये हमें बताता है विवादक तथ्य। फिर बात करते हैं सुसंगत तथ्य। सुसंगत तथ्य का मतलब होता है उचित चीज, प्रॉपर चीज, रेलेवेंट चीज आप कोर्ट में लेकर आओ, कोर्ट आपकी चीज को एक्सेप्ट करेगा। तो विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। आप जनरल रूल हमें ये कहता है कि आप क्या कर सकते हो? विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दे सकते हो। अब आप साक्ष्य जो दे रहे हो कहां पर दे रहे हो? कोर्ट के अंदर दे रहे हो। कोर्ट में सिविल कोर्ट भी आता है, क्रिमिनल कोर्ट भी आता है। ये एविडेंस एक्ट सिविल पर भी एप्लीकेबल होता है, क्रिमिनल मैटर पर भी एप्लीकेबल होता है। तो एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे जो वाद वर्ड यूज किया गया है, वाद जो वर्ड है वो है सिविल का, ठीक है। एक वर्ड यूज किया है कार्यवाही, प्रोसीजर, ये वर्ड है हमारा क्रिमिनल का। इसका मतलब कि चाहे सिविल का कोर्ट है चाहे क्रिमिनल का कोर्ट है, आपको जो एविडेंस देने हैं वो या तो रेलेवेंट देने हैं या फैक्ट इन इशू वाले देने हैं। तो हमें सेक्शन 3 ये बताता है कि किसी भी वाद या कार्यवाही में एफ आई मतलब फैक्ट इन इशू, आर एफ मतलब रेलेवेंट फैक्ट, कि या तो आप किसी वाद या कार्यवाही में विवादक तथ्यों के बारे में या सुसंगत तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दे सकते हो, इसके अलावा नहीं। अपवाद अलग बात है। यहाँ पे सिर्फ हमें जनरल रूल ये बता रहा है कि आपको एविडेंस एक्ट में एविडेंस देने हैं, कोर्ट में एविडेंस देने हैं, चाहे वो सिविल कोर्ट हो चाहे क्रिमिनल कोर्ट हो। तो आप या तो विवादक तथ्य के एविडेंस दे सकते हो या रेलेवेंट फैक्ट के एविडेंस दे सकते हो। ये जो सेक्शन है पूरे एविडेंस एक्ट की आधारशिला काउंट होती है, क्योंकि ये ही पूरा एक सेक्शन है जो कि पूरे एविडेंस एक्ट का जनरल रूल हमें बता देता है। तो ये सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 4। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 10 से 15 नंबर का
मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, 2 से 3 नंबर का मेंस का बन सकता है, प्री का क्वेश्चन बनता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। देखो इस सेक्शन में कहीं पर भी हमें ये नहीं बताया रेस जेस्टे के बारे में। इस सेक्शन का टाइटल हमें कहता है एक ही समव्यवहार, एक ही ट्रांजैक्शंस के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, कि ऐसे फैक्ट जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़कर एक कड़ी बना रहे हैं, तो वो क्या माने जाते हैं, सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट माने जाते हैं और सुसंगत माने जाते हैं। सिंपल सी बात बता दूं कि ऐसी ऐसी बातें जो जुड़कर एक पूरी कहानी को क्रिएट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा सीआईडी, सीआईडी में वो क्या करते हैं, छोटी छोटी कड़ीज को कनेक्ट करके और पूरे लास्ट डिसीजन पे पहुंचते हैं। सेम वही चीज हमें ये बता रहा है कि एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। अब जो ये लाइन है ना, सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट होने वाले फैक्ट्स की रेलेवेंसी, इस चीज को क्या कहा जाता है, रेस जेस्टे कहा जाता है। सॉरी, इस चीज को क्या कहा जाता है, रेस जेस्टे कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हमारा क्वेश्चन आए कि रेस जेस्टे कहाँ पढ़ते हैं, तो आपको बताना है बीएसए के सेक्शन 4 में पढ़ते हैं। रेस जेस्टे का मतलब क्या होता है, आपको बताना है सेम ट्रांजैक्शंस के पार्ट, कि छोटे छोटे पार्ट या कड़ी मिलके जो एक पूरी कहानी को क्रिएट करते हैं, पूरे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, वो क्या होता है, एक ही समव्यवहार या रेस जेस्टे होता है। अब देखो इसके बाद बात करते हैं कि बेरेक्ट हमें क्या बताता है, ध्यान से सुनते जाना चीजें। देखो जो तथ्य विवादक न होते हुए भी, क्योंकि हमें सेक्शन 3 ने ये कहा कि आपको एविडेंस देना है तो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य का दे सकते हो, लेकिन ये हमें कहता है कि ऐसा फैक्ट जो भले ही रेलेवेंट ना हो, लास्ट में मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगी तो वीडियो को स्किप मत करना, कि जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य फैक्ट इन इशू से या रेलेवेंट फैक्ट से जुड़ा हुआ है, कि एक फैक्ट भले ही ना तो विवादक तथ्य है ना सुसंगत तथ्य है, लेकिन वो जुड़ा किससे हुआ है, विवादक और सुसंगत तथ्य से जुड़ा हुआ है, तो वे एक ही समव्यवहार का भाग माना जाएगा और वो सारे फैक्ट क्या माने जाएंगे, रेलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे, चाहे उसी समय पर, चाहे उसी स्थान पर घटित हो या विभिन्न समयों या विभिन्न स्थानों पर घटित हो। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि एक घटना 6 महीने पहले हो रही है और सेम वैसी ही घटना उन्हीं पक्षकारों से जुड़ के 6 महीने बाद हो रही है, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता कि वो दोनों अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे हुए हैं। हमारे लिए जरूरी ये बात है कि वो दोनों का कनेक्शन कहीं पर है, उन दोनों का कनेक्शन है आपस में, तो वो क्या माना जाता है, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जाता है। एक बार फिर से देखना इस डेफिनेशन को, जो फैक्ट फैक्ट इन इशू नहीं है लेकिन फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड है, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा और वो रेलेवेंट माने जाएंगे, चाहे वे उसी समय या स्थान पर, विभिन्न समयों या स्थानों पर घटित हो। अब जैसे इसका एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको किस तरीके से सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जाएगा। देखो एक्स एक हस्बैंड है, एक्स एक हस्बैंड है, पति है, जो अपनी वाइफ वाई को, ये वाई क्या है, यहाँ पे वाइफ है, वाई को क्या करता है, एक जहर का कुछ हिस्सा, मतलब जहर का कुछ हिस्सा जयपुर में 1 जनवरी 2024 को देता है। ध्यान से सुनते जाना, ये एक्स अपनी वाइफ वाई को जयपुर में ले जाकर जहर का कुछ हिस्सा देता है, उसके बाद ये इसे लेके जाता है 2 महीने बाद जोधपुर मार्च में लेके जाता है, 1 मार्च 2024 को, फिर ये बाद में वहां पर भी 1 मार्च 2024 को इसको कुछ जहर देता है, फिर ये लेके जाता है अपनी वाइफ को अजमेर। ये सारे जो मैं आपको सिटीज बता रही हूँ ये राजस्थान की है, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। अजमेर में लेके जाता है और अपनी वाइफ को 1 जुलाई 2024 को जहर देता है, जहर की थोड़ी थोड़ी मात्राएं दे रहा है। इसके बाद ये लेके जाता है अपनी वाइफ को उदयपुर,
उदयपुर में ये 1 दिसंबर 2024 को लेके जाते हैं और वहां पे अपनी वाइफ को जहर देते हैं। यहाँ पे उदयपुर में क्या होता है, इसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। ठीक है, पहले ये लेके गया जयपुर, इसका पता है ये अलग अलग जगह पे लेके जाने का इंटेंशन ये था कि मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएगा कि अगर मैं अपनी वाइफ को मारना चाहता हूं तो मैं इसे जहर क्यों दूंगा। इस तरीके का थॉट लेके ये चलते हैं और अपनी वाइफ को हर 2-3 महीने बाद 4 महीने बाद कहीं घुमाने लेके जाते हैं। सबसे पहले जयपुर लेके गया 1 जनवरी 2024 को, यहाँ पर इसे थोड़ा सा जहर दिया। फिर जोधपुर लेके गया 1 मार्च को, इसने थोड़ा जहर दिया। अजमेर लेके गया 1 जुलाई 2024 को, वहां पे थोड़ा जहर दिया। और लास्ट इसने जहर दिया उदयपुर में 1 दिसंबर 2024 को। यहां इसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। अब देखो मैं आपको सिंपल बताती हूँ, 1 जनवरी 2024 को ये अपनी वाइफ को घुमाने लेके गया, ये हमारे लिए कोई रेलेवेंट चीज नहीं है। 1 मार्च को लेके गया, हमारे लिए कोई रेलेवेंट फैक्ट इशू नहीं है। 1 जुलाई को लेके गया, हमारे लिए फैक्ट इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसकी वाइफ की डेथ हुई तो ये तीनों जगह पे जब ये लेके गया तो ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। तो जब हमें कहा जाता है कि विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य से, जब भले ही वो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य नहीं है लेकिन वो उनसे जुड़ा हुआ है, तो वो क्या माना जाएगा, रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। अब ये चारों जगह हमारे लिए क्या मानी जाएंगी, रेलेवेंट मानी जाएगी, क्योंकि ये सबका कनेक्शन एक दूसरे के बाद एक दूसरे से हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या माना जाएगा, रेस जेस्टे का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि हमें रेस जेस्टे कहते हैं एक ही समव्यवहार के भाग। अब ये सारे समव्यवहार क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये क्या माना जाएगा, रेस जेस्टे माना जाएगा। आई होप अब आपको ये चीज क्लियर हो गई हो कि रेस जेस्टे का मतलब होता है एक कड़ी दूसरे से कनेक्टेड होती है। ये कनेक्शन निकालता कौन है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, सीआईडीज होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, तो तब क्या निकालते हैं, ये कनेक्शंस निकालते हैं, कड़ियां जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे इस एक्स पर्सन जो हस्बैंड है, इसको मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा। अब देखो ये चीज, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। अब एक बार बाद ये वीडियो पॉज करके और एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ लेना। लास्ट वाली लाइन हमें कहते हैं, चाहे उसी समय या स्थान पर, विभिन्न समयों या स्थानों पर घटित हुए हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये सारे अपराध जो हो रहे हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इनका कनेक्शन हमें दिख रहा है, तो ये रेस जेस्टे माना जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल था रेस जेस्टे को समझाने का, आप इस तरीके से रेस जेस्टे समझ सकते हैं। इसके बाद इसमें बहुत सारे केसेस है, जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। एक फीमेल थी जिसकी डेथ बंदूक की गोली लगने से हुई। बंदूक की गोली लगने से पहले उसने बताया था कि मेरे सामने एक व्यक्ति मेरे ऊपर बंदूक ताने खड़ा है, पहले उसने बताया। उसके बाद हमें उस फीमेल की वहां डेथ मिलती है और उसकी जो डेथ है वो बंदूक की गोली से हुई है। तो यहाँ पे ये जब उस फीमेल ने पहले ये बताया कि मेरे सामने एक व्यक्ति बंदूक लिए खड़ा है और बाद में उसकी डेड बॉडी मिलती है और उसकी बॉडी पे बंदूक की गोली होती है, तो ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जाएगा। इसके अलावा इसमें जैसे केसेस भी हैं, रटन वर्सेस क्वीन का है, बेंडिंग वर्सेस फील्ड का है, तो ये केसेस इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ कि रेस जेस्टे के कुछ रूल्स बताती हूँ। जब रेस जेस्टे की बात या सेम ट्रांजैक्शंस के पार्ट्स की बात आती है तो कोर्ट को क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, देखो, तथ्य या कार्य विवादक तथ्य से जुड़ा होना चाहिए। जो भी फैक्ट या कोई एक्ट है वो विवादक तथ्य से, फैक्ट इन इशू से जुड़ा होना चाहिए। जैसे लास्ट में उदयपुर में उस वाइफ की डेथ हुई, तो उस टाइम पे बाकी जो पहले वाले टाइम्स थे तो उसके क्या माने जाएंगे, कनेक्शन माने जाएंगे, सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट माने जाएंगे। सेकंड, तथ्य का जुड़ाव
इस प्रकार हो कि एक ही समव्यवहार का भाग माना जाएगा। जो फैक्ट्स का जो जुड़ाव है, जो कड़ियों का जुड़ाव है, वो इस प्रकार होना चाहिए कि वो सेम ट्रांजैक्शंस के पार्ट हो, एक ही समव्यवहार के भाग हो। जुड़े हुए तथ्य भिन्न समय या स्थानों पर घटित हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ये जरूरी नहीं है कि जो डेथ हुई है, जो सारे ट्रांजैक्शंस है, वो एक ही जगह पे एक ही टाइम पे होने जरूरी नहीं है, अलग अलग टाइम पे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, विवादक तथ्य मतलब फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट, दोनों मिलकर एक कड़ी बनाते हो। रेलेवेंट चीजें भी और फैक्ट इन इशू भी आपस में मिलकर कुछ ट्रांजैक्शन या कड़ियां होनी चाहिए, देन वो क्या माना जाएगा, रेस जेस्टे माना जाएगा। तो ये हमारे लिए जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं कि जो रेस जेस्टे है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों रेस जेस्टे को लाने का उद्देश्य क्या था, क्यों इसे लाया गया। देखो, किसी अपराध या तथ्यों के साक्षीकरण में किसी विवादक तथ्य की महत्वपूर्ण कड़ी छूट ना जाए। क्योंकि देखो कई बार ये होता है ना कि जैसे अब अगर एस जस्टे नहीं होता, कनेक्शन वाली बात नहीं होती एविडेंस एक्ट में, तो हमें लास्ट में ये पता ही नहीं चल पाता कि हस्बैंड ने ही वाइफ की डेथ की है, हस्बैंड ने ही वाइफ को मारा है। लेकिन जैसे सेम ट्रांजेक्शन्स के पार्ट की बात आती है, कड़ियों को जोड़ने की बात आती है, देन हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो वो चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है, रेस जस्टे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एविडेंस लेने में कोई कड़ी हमसे छूट ना जाए, जिसकी वजह से रेस जेस्टे के पॉइंट को हमारे एविडेंस एक्ट में ऐड किया गया। तो आज का जो सेशन था हमारा सेक्शन और 3 और 4 को लेके था कि एविडेंस एक्ट में फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट का एविडेंस देना चाहिए और सेम ट्रांजेक्शंस के पार्ट क्या होते हैं। इसके बाद आप इनके जो कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं उनको आप पढ़ोगे, देन वो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। इसके बाद अपने YouTube पे एक बीएसए की सीरीज चल रही है, एविडेंस बीएसए की सीरीज चल रही है, एक सेकेंड। उसके बाद हमारे YouTube पे बीएनएस की सीरीज हो चुकी है, जो कि प्लेलिस्ट की मैं बात कर रही हूँ, सेक्शन 1 से लेके 358 तक ये सारी प्लेलिस्ट बीएनएस की अवेलेबल है। बीएनएसएस की प्लेलिस्ट हम लगभग सेक्शन 1 से 147 तक कर चुके हैं, वो सारे सेक्शंस स्टार्टिंग से यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा 59 रुपीज की हमारी एक मेंबरशिप चल रही है, जिसमें बीएनएस और बीएनएसएस के एमसीक्यूज चल रहे हैं। तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन आप कैसे कर सकते हो, जहां पे सब्सक्राइब कर लेते हो उसके बाद एक ज्वाइन का ऑप्शन लिखा हुआ होता है, वहां पर ज्वाइन करके पहली मेंबरशिप हमारी डायमंड मेंबरशिप है, देन आप इससे ज्वाइन कर सकते हो। देखो ये जो मेंबरशिप वाला सीन है ना, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मतलब कि जो आप पेमेंट करते हो ना वो डायरेक्ट यूट्यूब के पास जाती है, उसके बाद यूट्यूब हमें कितने परसेंट देता है, हाफ देता है, 30% देता है, 40% देता है, वो बहुत ऐसे मान लो कम है। तो ये हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। कुछ स्टूडेंट हमें बोलते हैं कि मैडम मेंबरशिप ज्वाइन नहीं हो रही, आप हमें बार कोड भेज दो, हम आपको 59 भेज देते हैं। देखो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको मेंबरशिप अगर आप मुझे 59 रुपीज भेज भी देते हो तो भी मैं आपको उसका एक्सेस नहीं दे पाऊंगी, मैं आपको वो वीडियोस चालू करने का कोई एक्सेस नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि वो पूरा एक्सेस यूट्यूब के पास ही है। तो आप यूट्यूब पे एक वीडियो भी देख सकते हो कि किस तरीके से हम मेंबरशिप को ज्वाइन करते, देन वहां से आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपके कोई डाउट्स है उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।